प्रजा ही प्रभु है, पीपल आर द रियल मास्टर्स इन अ डेमोक्रेसी। यह प्रिंसिपल स्टेटमेंट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए डेडिकेटेड है। अपने 25 साल की हिस्ट्री में इस ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार लोगों को बेहतर इलेक्शन सिस्टम और अच्छा गवर्नेंस देने की कोशिश की है। हाल ही में प्रोफेसर जगदीप छोकर, जो कि इसके फाउंडर रहे हैं, उनका डेथ हुआ है और इसीलिए यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रहण कर लेता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है ये 1999 में IIM अहमदाबाद के दो प्रोफेसर्स ने एस्टैब्लिश किया था, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री और जगदीप छोकर। बहुत सारे प्रोफेसर्स और इंटेलेक्चुअल्स की तरह इनको यह लगता था कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस में क्रिमिनल्स और ब्लैक मनी का बोलबाला हो चुका है और उसको चैलेंज करने के लिए लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और अपनी जर्नी में यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने में। मेजर जनरल अनिल वर्मा वर्तमान में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के हेड हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन 4 विंग्स में काम करता है: इलेक्शन वॉच, पॉलिटिकल पार्टी वॉच, लिटिगेशन और कम्युनिकेशन। जब भी कहीं इलेक्शन होता है, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, उस इलेक्शन के दौरान ये इलेक्शन वॉच विंग जो है उस इलेक्शन में वोटर्स को अवेयर कराता है कि आपको वोट डालना है और अपने नेता के बारे में जान करके समझदारी के साथ वोट डालना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। पॉलिटिकल पार्टी वॉच पॉलिटिकल पार्टीज की रिपोर्ट तैयार करती है, ऑडिट रिपोर्ट, उनके इनकम एक्सपेंडिचर, इंटरनल प्रोसेसेस, इलेक्शंस और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टियां वास्तव में डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, यह एस्टैब्लिश करने का काम इस विंग का है। लिटिगेशन लगातार इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हमारे इलेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए आए भी हैं। और कम्युनिकेशन ब्रांच जो है वो लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाती है सोशल मीडिया में और लोगों के बीच में, ताकि इलेक्शंस को बेहतर बनाया जा सके, वोटर्स को अवेयर कर सके। इनका जो अवेयरनेस कैंपेन है ये माई नेता ऐप पे सेंटर्ड है। माई नेता वेबसाइट और माई नेता ऐप ये आपको एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। ये जो माई नेता है इसमें इलेक्शन में खड़े होने वाले सभी कैंडिडेट्स के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनके एसेट्स क्या है। अगर कोई भी नेता ये इंफॉर्मेशन छुपाता है तो माई नेता ऐप के जरिए लोगों को ये पता चल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इन्होंने छुपाया है और लोगों को जो है अपने लिए सही नेता चुनने में मदद भी मिलती है। एट द सेम टाइम मेरा वोट मेरा देश कैंपेन, जहां भी इलेक्शन होता है ADR यही कैंपेन चलाता है, जिसमें अपने वोट की वैल्यू को समझने के लिए लोगों को बोलते हैं, अपने लीडर्स को जानने और अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोगों को एनकरेज करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहां पर यह कोशिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप कैंपेन चलाया है। इसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है वो पार्टनर के तौर पे है और भी बहुत सारे NGOs हैं। स्वीप कैंपेन के तहत हमारे वोटर्स को अपने वोटिंग राइट्स के बारे में अवेयर कराया गया है, खासकर यंगर जनरेशंस को, क्योंकि भारत में 18 ईयर्स के ऊपर बच्चे वोट कर सकते हैं। अब कुछ ऐतिहासिक जजमेंट्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड दिए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 1999 में अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस के ऊपर, और 2002 में यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि सारे कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एसेट्स इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर करने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन इनको पब्लिक के सामने डिक्लेयर करेगा। माई नेता ऐप उसी का एक तरीका है, एक जरिया है, जिससे आप अपने नेता के वो फाइनेंशियल एसेट्स और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो नॉर्मली इलेक्शन कमीशन की तिजोरी में बंद रहते हैं। इसके अलावा आप अपने लीडर्स के प्रोफेशंस और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ऑथेंटिक। तो ये जजमेंट बहुत ही हिस्टोरिक है। सबसे रीसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक जरिया है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिलता है। तो पहले व्यवस्था यह थी कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा और उनको जो है पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा करा देगा। अब पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे और कितने खरीदे,
और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाला जो डोनेशन है वो एनोनिमस या अननोन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो डोनेशन का सोर्स नहीं पता चलने से पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक मनी जैसा ही लगता है, पर वो बोलते हैं नहीं जी बॉन्ड से मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक हिस्टोरिक जजमेंट सुनाया, बोला ब्लैक मनी जैसा बिहेव करने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड वैलिड नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को यह बताना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का खरीदा और किस पार्टी को दिया, और पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा मिला। तो ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाने वाला स्टेप था। पर केसेस अभी खत्म नहीं हुए हैं, लिटिगेशन जारी है। सबसे इंटरेस्टिंग लिटिगेशन जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने फाइल किया है वो है आरटीआई से रिलेटेड। इनका कहना है आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई का जवाब दें जनता को, उनके ऊपर कंपल्शन हो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इंडिया के किसी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनजीओ को अगर फॉरेन से डोनेशन मिलता है तो इस लॉ के तहत सरकार उसका स्क्रूटिनी कर सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू नहीं होता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू होगा, अगर विदेश से चंदा मिला तो बीजेपी कांग्रेस वगैरह को बताना पड़ेगा। लेकिन 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पार्लियामेंट ने इसको चेंज कर दिया। उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसमें कहा 1976 के बाद, जब से एफसीआरए बना है उसके बाद से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी चंदा विदेश से मिला हो कोई जांच नहीं होगी, सब पार्टियां इसमें मिली हुई है। तो एफसीआरए एक्ट को के अमेंडमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने केस किया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ेगा विदेश से कितना पैसा मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस 2023 में गवर्नमेंट ने किए। उन्होंने बोला इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, उसमें होंगे एक यूनियन मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 3 लोग होंगे। तो देखिए पूरे पॉलिटिशियंस भरे हैं और वो भी 3 में से 2 सीट तो गवर्नमेंट के पास है। पहले इसमें क्या होता था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों मिलकर के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी में होते थे। गवर्नमेंट ने उसको हटा करके चीफ जस्टिस को भगाने की कोशिश की। तो अब जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और बोला वो पुरानी कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन था वो रहना चाहिए। ये एक न्यूट्रल कमेटी है जो कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगी। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने की कोशिश को इन्होंने रोकने का कोशिश किया है, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल बना रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन की बात हो रही है। हाल ही में क्या हुआ कि विपक्षी पार्टियों ने बोला कि ईवीएम में वोट का नंबर और वीवीपीएटी के नंबर में कई बार डिफरेंस हो जा रहा है, तो 100% ईवीएम के वोट्स को वीवीपीएटी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वाला जो प्रिंटेड वोट्स है उनके साथ में मैच कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10% मैच चलेगा, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने केस किया है कि ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपीएटी मशीन के वोट्स को 100% वेरिफिकेशन करके ही रिजल्ट सुनाना चाहिए। इसके अलावा एडीआर ने यह केस भी किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन रूल्स को फॉलो करे और वीवीपीएटी का जो प्रिंटेड वोटर्स डेटा है उसको जल्दी डिस्ट्रॉय ना करे। और इन्होंने लगातार इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सजेशंस और रिपोर्ट्स भी सबमिट किए, जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का बपौती नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं और खुद बहुत सारे गवर्नमेंट्स भी इसमें शामिल रही हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कुछ कमेटीज बनी हैं, जिसमें से सबसे पहली थी तारकुंडे कमेटी। तारकुंडे कमेटी जो है ये पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन को स्टडी करने और इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए थी। फिर आती है दिनेश गोस्वामी कमेटी 1983 में, फिर आती है वोरा कमेटी 96 की। वोरा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोरा कमेटी एक्सक्लूसिवली पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के नेक्सस को स्टडी करने के लिए बना था और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए इन्होंने सॉलिड सजेशन दिए थे मिस्टर एन वोरा ने। इसको इंप्लीमेंट नहीं करने की ही वजह से 99 में हमारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बना था, जिन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया था।
अब देखिए ये जो टेक्निकल हमारे जो चेंजेस हैं वोटिंग मशीन वोटिंग या इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड 89 में इंप्लीमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 99 के आते आते बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई, स्टार्ट तो पहले से ही हो गया था। नन ऑफ द अबव, नोटा का जो ऑप्शन लोगों को मिला कि किसी भी लीडर को वोट नहीं देना, 2013 में मिला है, और 2013 में ही वीवीपीएटी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको लाया गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भरोसा नहीं होता तो वोट प्रिंट होके आएगा, आप देख सकते हो, और ये प्रिंटेड वोट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोट्स के साथ वेरीफाई भी करते हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स लगातार चलते रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रांग बनाया, लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा है। अभी भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हमारी लोकसभा विधानसभा में हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट स्टडीज ये बता रहे हैं कि 2004 में 29% जो हमारे लोकसभा एमपीज थे उनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड था, कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, लेकिन अब ये नंबर 46% के आसपास पहुंच रहा है। और बहुत दुख की बात है कि सभी पार्टीज में हमको क्रिमिनल लीडर्स देखने को मिलेंगे, और कुछ विधानसभाओं में तो बहुत ज्यादा इनकी संख्या है। अब अक्सर लीडर्स ये बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो झूठा केस बनाया है, हमारी विपक्षी सरकार थी इसीलिए, पर सारे क्रिमिनल केसेस तो झूठे नहीं हो सकते। और हमारी जुडिशरी के स्लो प्रोसेस की वजह से हमारे नेता लोग नेता बने रहते हैं। इनफैक्ट वो हम अपने खिलाफ होने वाले इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेसेस को स्लो भी बना देते हैं, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं लीडर और मंत्री बन करके। तो इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इस तरह के बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो इसका रोड मैप प्रस्तुत करते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे किसी जमाने में कांग्रेस का था, जहां पर इलेक्शंस भी होते थे अपने पार्टी के अंदर लीडरशिप के लिए। बिल्कुल वैसे ही आज भी हमको अपनी पार्टीज के अंदर पार्टी लीडरशिप के लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहिए। और इसके बाद जो लीडर्स उभर करके आएंगे वो लोगों के यानी अपने पार्टी मेंबर्स के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्रिमिनल्स को यहां पर ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, मन मर्जी नहीं चलेगी। जैसे कुछ फैमिलीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनल स्पेस के तौर पे यूज करते हैं, खासकर रीजनल पार्टीज, वैसा नहीं होगा। पार्टी डिसिप्लिन को स्ट्रांग करना चाहिए, क्रिमिनल्स को वहीं रोकना चाहिए। फिर वोटर रोल जो है, इलेक्टोरल रोल, उसमें लोगों को शामिल करने का प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। समय समय पे इसको अपडेट करना चाहिए। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटिंग का प्रोसेस, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए जिस तरह से टीएन शेषन ने बहुत एंथुसियाज्म के साथ इसको लागू किया था, और पॉलिटिशियंस को नाश्ते में खाता हूं ये वाला एटीट्यूड अपना करके पॉलिटिशियंस को डरा के रखा था कि वो लोगों की जिंदगी में हैवक ना करें और इलेक्शन को बहुत अच्छे से करें। सारे डिक्लेरेशंस, एजुकेशन, एसेट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जनता के सामने होने चाहिए। वोटिंग के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ वोट काउंट होना चाहिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन के समय इलेक्शन कमीशन को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। फाइनली आपका किसी भी इलेक्शन में जो खर्चा होता है, इस खर्चे का प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, और अगर ऑडिट में कोई गलती मिलती है तो कैंडिडेचर रद्द करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में आने से रोकने के लिए हमको बहुत स्ट्रांग स्टेप लेने की जरूरत है। एक एक्सक्लूसिव जुडिशियल सिस्टम या हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए जो इलेक्शन लड़ने वाले लीडर्स के केसेस को जल्दी से कंप्लीट करे, जुडिशियल डिले उसमें ना हो। और ब्लैक मनी को से रिलेटेड जो हमारा लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको सरकार और विपक्ष दोनों को से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज पे एक समान एंथुसियाज्म से लागू करने की जरूरत है। इलेक्टोरल फंडिंग का प्रोसेस इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे छुपाऊ तरीकों से नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से फंडिंग होना चाहिए। इनफैक्ट क्राउड फंडिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसको कुछ पार्टियों ने हाल ही में किया भी है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी हमारी आंखों के सामने हमको ये दिखता है कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्रिमिनल्स और ब्लैक मनी वाले जो हाई फाई लोग हैं उनके द्वारा हाईजैक हो रहा है। खुलेआम रेवड़ियां बांटी जा रही है, फ्रीबी कल्चर आ गया जिसमें पब्लिक भी शामिल हो गई है। इसी के अगेंस्ट पब्लिक को अवेयर करने में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत समय से काम कर रहे हैं और आगे भी इसी कमिटमेंट के साथ काम करते रहेंगे। इस तरह के टॉपिक्स में अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो आप कमेंट पे पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करते हैं,
चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एडीआर के बारे में जानकारी हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन। आर्यन आईएएस एकेडमी की लाइव क्लासेस के थ्रू आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सॉलिड एसे लिख करके बेहतरीन नंबर भी हासिल कर सकते हैं और आगे आने वाले किसी भी इंटरव्यू में अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग और ओपिनियनेटेड पोजीशन पे रख सकते हैं। हमारी 1-to-1 मेंटोरशिप के थ्रू आप अपने क्यूरियोसिटी को तुरंत शांत भी कर सकते हैं और इस डिस्कशन से आपका इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट भी होगा। थैंक यू।